नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आपका भाई पुष्पेंद्र तिवारी अपने यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता है। साथियों, जैसा कि हमारी इतिहास विषय की श्रृंखला चल रही थी और इतिहास विषय की श्रृंखला में मैं अभी तक आपको जो है प्राचीन भारत के इतिहास में स्टोन एज पाषाण काल के तीनों प्रकार, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता, ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा प्राचीन भारत के इतिहास में अगला टॉपिक है वैदिक काल। यानी वैदिक संस्कृति। तो साथियों, आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि वैदिक काल में कैसे मानव जीवन था, वैदिक काल का संबंध किनसे रहा और वैदिक काल जो मानव था वो किस प्रकार का अपना जीवन यापन करता था, ठीक है? वो किन संसाधनों पे डिपेंड था, इन सब आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं। साथियों, वैदिक काल को प्रारंभ करने से पहले मैं 1 सेकंड के लिए आपका टाइम लूँगा। इसका शुरुआत हुई, इस पे हम थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। साथियों, इससे पहले जो मैंने अपनी क्लास पढ़ाई थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल था, वो प्रसिद्ध इतिहासकारों के अनुसार इसका कार्यकाल लमसम 3250 ईसा पूर्व से लेकर के लमसम 2750 ईसा पूर्व। कुछ विद्वान इसका कार्यकाल जो है 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत इसके बताए हैं। तो सैंधव सभ्यता का कार्यकाल का कोई भी स्पष्ट और प्रामाणिक जो है जानकारी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर था कि सैंधव सभ्यता अपने समय की एक उत्कृष्ट सभ्यता मानी जाती थी। उसका प्रमुख कारण उसकी नगर नियोजन योजना, उसका प्रमुख कारण उसकी जो है जल निकासी प्रणाली, ये सब प्रमुख विशेषताएँ उसको अपने समकालीन सभ्यताओं में एक श्रेष्ठ सभ्यता बनाती हैं। लेकिन एक कहावत कही गई है कि कोई भी सभ्यता हो या कोई भी काल हो, कभी अमर नहीं होता। धीरे-धीरे अगर वो एक समय उत्कर्ष की ओर जा रहा है, तो धीरे-धीरे उसका पतन भी होता है। तो धीरे-धीरे ये सभ्यता जब अपने पतन की ओर गतिमान होती चली गई, तो उसके पतन के कई कारण रहे। कई सारे विद्वान ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है अकाल पड़ने के कारण हो गया। कई सारे विद्वान बोलते हैं कि सैंधव सभ्यता का जो पतन है, वो बाढ़ आने के कारण हुआ। लेकिन कुछ हमारे इतिहासकार जिनके नाम जैसे गार्डनर चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर, उनके अनुसार सैंधव सभ्यता का जो पतन हुआ, जो विनाश हुआ, उनका उनका मानना था कि उस समय एक बाहरी प्रजाति थी जिन्हें हम आर्य के रूप में जानते थे और आर्यों ने सैंधव भाषियों पे आक्रमण किया और उस सभ्यता का उन्होंने विनाश किया। और धीरे-धीरे उनका विनाश करके उन्होंने अपना स्थायित्व यहाँ पे जमा लिया और धीरे-धीरे एक अपनी नई संस्कृति को उन्होंने जो है डेवलप किया। और वो नई संस्कृति हमारी वैदिक संस्कृति, वैदिक काल के रूप में उभर कर सामने आई। तो अनेक विद्वानों के अनेक-अनेक मत हैं, तो आज इन सभी बिंदुओं पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो साथियों, आते हैं अपनी क्लास पे। साथियों, हमारा जो नया अध्याय है वैदिक काल का अगर टाइम पीरियड माना जाए, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, इसका मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था, वो बहुत सारे विद्वानों में विभिन्न मत उसके थे, उसकी कोई भी स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी नहीं थी। लेकिन मार्टिन व्हीलर ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था, वो लमसम 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का था। 1750 ईसा पूर्व के बाद एक ऐसी नई सभ्यता ने जन्म लिया होगा जो वैदिक सभ्यता के रूप में उभर कर सामने आई और जिसकी प्रामाणिक जानकारी हमें 1500 से ईसा पूर्व से मिलती है। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी कि इस सभ्यता के जो निवासी थे, वो प्रमुख रूप से जो थे वो आर्य थे। अतः ये वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि आर्य ही इसके उत्पत्तिकर्ता थे। आर्यों ने ही इस सभ्यता को आगे बढ़ाया और आर्य मुख्य रूप से अगर देखा जाए, वो प्राकृतिक रूप से जो है आराधना करते थे। वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वायु की, अग्नि की, आसमान की, इन सबको अपने जो है देवतुल्य मानते थे, उनकी आराधना करते थे। इस समय का जो हमारा समाज था, वो मुख्य रूप से जो है अगर देखा जाए तो हवन, वेदों, देवताओं की स्तुतियों, इन सब पर आधारित था। तो हम अब आते हैं सीधे कि वेदों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक ऐसी सभ्यता का नामकरण पड़ा जिसे हम
वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वैदिक काल किन्हें कहा जाता है, कि वैदिक काल एक ऐसे काल को कहा जाता है जिसके बारे में हमें, चाहे वो सामाजिक जानकारी प्राप्त करनी हो, चाहे वो राजनैतिक जानकारी हो, चाहे वो सांस्कृतिक जानकारी हो, और किनकी जानकारी, आर्यों के विषय में जानकारी जो हमें देते हैं, ठीक है, वेदों के माध्यम से, वो हमें किस काल की ओर इंगित करते हैं, वैदिक काल की ओर इंगित करते हैं। अर्थात वैदिक काल में आर्यों के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक विषयों की जानकारी हमें वेदों पर आधारित मिलती है, अतः ऐसे काल को वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को हम जो है आर्यकाल या आर्य सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैदिक काल में जो आर्य थे उन्हें लिपि के बारे में जानकारी नहीं थी। वे अपने ज्ञान को, ठीक है, सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते थे, अतः वैदिक साहित्य को जो है श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। ये वैदिक साहित्य जो हमारा था, वैदिक काल, इसको हम श्रुति साहित्य भी कहते हैं, याद रखना रहेगा आपको। फिर उसके बाद में इसके मूल जो थे, मूलतः इसका संबंध किनसे था, आर्यों से इनका संबंध था। अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि आर्य कहाँ से आए थे। बहुत से विद्वान मानते हैं कि आर्य हमारे भारत के ही थे, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, आर्य हमारे भारत के ना हो करके बाहरी देश से आए हुए थे। इस पर मैं अभी आगे चर्चा करूंगा, पहले मैं इसके कालक्रम के विषय में आपको बताता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो टाइम लाइन है, जो इसका काल चक्र है, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसका काल चक्र माना जाता है। अब वैदिक काल को भी अगर देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और उत्तर वैदिक काल का समय जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि जब दोनों कालों में आ रही थे तो दोनों को फिर अलग अलग नामों से क्यों पुकारा गया। इसका बिल्कुल बहुत ही एक मेन इसका जो प्रमाण मिलता है, वो प्रमाण मिलता है सबसे पहले जो है आर्य, मुख्य रूप से देखा जाए तो वैदिक काल, चाहे वो ऋग्वैदिक काल की बात करें चाहे उत्तर वैदिक काल की बात करें, दोनों कालों में ये मिलते हैं। लेकिन अब ऋग्वैदिक काल में क्या था, ऋग्वैदिक काल में जो है हमें लोहा नहीं प्राप्त हुआ था, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की शुरुआत हो चुकी थी। अतः लोहे की खोज होने के कारण ही इस काल को दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुरातात्विक साक्ष्य इसके सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है या एक ज़िला है, एटा ज़िला है। एटा ज़िले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है, वहाँ से सबसे पहले यूपी में एटा ज़िले से अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से सबसे पहले लोहे के साक्ष्य हमको मिलते हैं। लोहे के बैल के साक्ष्य मिलते हैं, और ये लमसम 1000 ईसा पूर्व के समथिंग जो है इसका जब का टाइमलाइन निकाला गया है, कालचक्र निकाला गया है, तब हमें पता लगता है कि ये जो हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये वैदिक काल के हैं, अर्थात ये उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये वैदिक काल हमारा दो भागों में विभक्त था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब भाई सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल जो हमारा था, इसका भौगोलिक विस्तार क्या था। साथियों, ऋग्वैदिक काल जो था, ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से जो आर्य थे, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऋग्वैदिक काल का जो विस्तार था वो भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, इन सभी जो है देशों में देखने को मिलता है। इसकी पूर्वी सीमा, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पश्चिमी सीमा, इन सभी पे हम बात कर लेते हैं। तो इसकी उत्तरी सीमा जो थी वो तुर्कमेनिस्तान तक मिलती है, दक्षिणी सीमा इसकी अरावली पर्वत तक मिलती है, फिर पूर्वी सीमा इसकी पश्चिमी हिमालय तक देखने को मिलती है, और पश्चिमी सीमा जो है इसकी ये अफ़गानिस्तान तक देखने को मिलती है।
भारत में इसका कहाँ-कहाँ तक विस्तार था, ये भी साथियों देखते हैं। भारत में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के जो फैला हुआ था, वो जम्मू-कश्मीर, गुजरात, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। हालाँकि उत्तर प्रदेश से इसके प्रथम साक्ष्य के ही प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ तक इसकी जो है अगर देखा जाए तो इसका भौगोलिक विस्तार हमें देखने को मिलता है, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए, चाहे भारत की बात की जाए। तो अब मैंने आपको दोनों पक्षों में बता दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके चारों दिशाओं, उत्तरी सीमा, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी चारों सीमाओं में कहाँ तक फैला हुआ था। तो उसके बाद भारत में कहाँ-कहाँ तक इसका विस्तार था। अब हम बात करते हैं कि इसकी संस्कृति क्या थी। अब यहाँ से थोड़ा इसकी हम रूपरेखा बताते हुए चलेंगे आपको कि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे अच्छी सभ्यता और उत्कृष्ट सभ्यता मानी जाती थी। उस समय नगर नियोजन प्रणाली उस सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। उस समय प्रत्येक मकान जो है पक्की ईंटों का बना हुआ था। उस समय सड़कें चौड़ी थीं, लेकिन अब यहाँ पे स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी। वैदिक काल में जो सभ्यता थी, वो एक नगरीय सभ्यता ना होकर के ग्रामीण सभ्यता हो गई थी। इस समय यहाँ का जो निवासी था, वो मूलतः ग्रामीण था। इस समय का जो निवासी था, वो मुख्य रूप से जो है पशुपालक के रूप में था, पशु चराने वाला था, कृषि कार्यों में लिप्त रहता था और इसके साथ-साथ वे अपने आध्यात्मिक जीवन में पूर्णतः लिप्त रहते थे। आध्यात्मिक जीवन का मतलब वो प्राकृतिक रूप से जो है देवता की आराधना करते थे। प्राकृतिक देवताओं में मतलब जैसे वायु की आराधना करते थे, वायु की स्तुति करते थे, उसके बाद में अग्नि की स्तुति करते थे। अग्नि की स्तुति जैसे हवन इत्यादि किया करते थे। उसके साथ-साथ आकाश की आराधना किया करते थे, यानी जो भी प्राकृतिक चीज़ें थीं, उनकी आराधना वो करते थे और वेदों का उच्चारण करते थे। उनका आरंभिक जीवन मैंने आपको बता दिया है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा ऋग्वैदिक काल में कौन स्थायी निवासी था और उसकी वो कहाँ से आया, इन सब पे हम एक विस्तृत चर्चा करते हैं। अब मेन हम आते हैं अपने आर्यों पर। मैंने अभी आपको बताया कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। अब आर्य कौन थे? वैदिक काल के निर्माता के रूप में आर्यों को जाना जाता है। आर्यों ने ही वैदिक काल की जो है रूपरेखा रखी और आर्य, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आर्य कोई भी नस्ल सूचक शब्द या जाति सूचक शब्द नहीं है। आर्य बाकायदा एक संस्कृत से लिया गया शब्द है और जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या सज्जन पुरुष। देखिए, आर्य जो है, ये देखो लिखा हुआ है, आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या सज्जन पुरुष होता है। आर्यों का सबसे पहले जो है आर्यों के बारे में मैक्स मूलर नामक जो है एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। मैक्स मूलर ने सबसे पहले 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया था। आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स मूलर ने 1853 में किया था। फिर उसके बाद में हिटलर ने भी आर्य शब्द का प्रयोग किया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं, आप चाहें तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि आर्यों का निवास स्थान। देखिए, आर्यों के निवास स्थान के संबंध में दो सिद्धांत हैं, दो मत हैं। एक हमारा विकासवादी सिद्धांत है और एक विसरणवादी सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत ये कहता है कि, या विकासवादी सिद्धांत को मानने वाले समर्थक ये कहते हैं कि जो आर्य थे वो किसी अन्य देश के न होकर के वे भारत देश के ही निवासी थे। उनका ऐसा मानना था कि जब सैंधव सभ्यता का पतन हुआ तो सैंधव सभ्यता के पतन होने के पश्चात और वैदिक सभ्यता के आरंभ होने के बीच का जो समय था वो अज्ञात था और उस समय एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया होगा जो हमें वैदिक सभ्यता के रूप में उभर कर सामने आई। विकासवादी सिद्धांत को मानने वाले समर्थकों में हमारे एल.डी. कल्हर, अविनाश चंद्र संपूर्णानंद, गंगानाथ झा, राजबली पांडे, ये सभी इतिहासकार आते हैं और इन्होंने विभिन्न स्थानों पर इनके निवासों के जो है बाकायदा साक्ष्य भी दिए हैं। ये आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें, बहुत एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले एल.डी. कल्हर ने कश्मीर में बताया है कि ये कश्मीर से आए हुए थे आर्य।
उसके बाद में अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद जी कहते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब होता है सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र, कि ये सिंधु नदी घाटी के पतन होने के पश्चात जो जो भी वहाँ के निवासी बचे हुए थे, तो उन्होंने एक नई सभ्यता को जन्म दिया, वो हमारे आर्यों के रूप में उभर कर सामने आए। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश की बात कौन करता है? अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। उसके बाद गंगानाथ झा जी बोलते हैं कि ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश से निकल करके आए। ब्रह्म ऋषि प्रदेश कौन था? गंगा यमुना के दोआब का जो क्षेत्र था, वहाँ से ये लोग आए थे। फिर उसके बाद राजवली पांडे मध्य देश की बात करते हैं। मध्य देश जो है हिमालय एवं विंध्याचल पर्वत के मध्य का क्षेत्र था, ठीक है। यहाँ से ये लोग आए थे, राजवली पांडे जी ऐसी बात कहते हैं। तो ये सभी जो हमारे इतिहासकार हैं, ये विकासवादी मत को जो है प्रमुखता देते हैं, और इनका ऐसा मानना था कि आर्य अन्य किसी देश करके न हो करके भारत के ही निवासी थे। इसके अलावा दूसरा मत जिसे हम जो है विष्णुवादी सिद्धांत या विष्णुवादी मत बोलते हैं, इसके अनुसार कुछ इतिहासकार, जिसमें मैक्स मूलर, कीथ, एडवर्ड मेयर, दयानंद सरस्वती, डी.एस. त्रिवेदी, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी लोगों का ऐसा मानना था कि आर्य भारत के निवासी न होकर के किसी विश्व के अन्य किसी स्थान से आकर के भारत में बसे थे। और अगर देखा जाए कि इन सभी इतिहासकारों की बातों में भी जो है प्रामाणिकता है, और विष्णुवादी सिद्धांत अपनी जगह पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अपनी बात में जो है प्रमुखता रखता भी है, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक भी है, क्योंकि इनका मानना था। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य सबसे पहले मध्य एशिया से आए हुए थे। अभी मैंने आपको बताया था कि मैक्स मूलर ने ही सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग भी किया। कब किया? 1853 ईस्वी में किया। अब थोड़ा मैं यहाँ पे आपको हल्का सा डीप ले जाना चाहूँगा, हालांकि मैं आगे आपको इसके बारे में पढ़ाऊँगा कि मैक्स मूलर ने ये कैसे बताया कि ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया या एशिया माइनर जिसे हम बोलते हैं, मध्य एशिया, एशिया माइनर में एक अभिलेख मिलता है, बोगाज गोई का अभिलेख। और वहीं पे एक स्थान है ईरान में कस्सी का अभिलेख। आगे मैं पढ़ाऊँगा हालांकि आपको, लेकिन थोड़ा अभी संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है सबसे पहले बात करते हैं कि मध्य एशिया में एशिया माइनर का अभिलेख जो था, तो वहाँ पर बोगाज गोई अभिलेख में कुछ चीज़ें जो है छपी हुई हैं, तो उन चीज़ों में, वो अभिलेख में स्पष्ट देखने को ये मिलता है कि वहाँ पे 2 कबीले हुआ करते थे। ये बात है 1400 ईसा पूर्व के करीब की। तो वहाँ पे हित्ती और मितनी नामक 2 कबीले हुआ करते थे। उन दोनों कबीलों में अक्सर कर आपस में लड़ाई हुआ करती थी। तो दोनों कबीले लड़ते-लड़ते जब परेशान हो गए, तो एक दिन दोनों कबीलों के मुखिया ने बैठ कर के आपस में एक समझौता किया। उन्होंने कहा कि हम रोज़-रोज़ इस प्रकार कब तक लड़ते रहेंगे? अगर हम ऐसे रोज़-रोज़ लड़ेंगे तो हमें जान-माल की भी हानि होगी, और हम एक-दूसरे से जो है बराबर परेशान भी होते रहेंगे। तो उन्होंने एक समझौता किया, और उस समझौते के तहत उन्होंने इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य, नाशत्य माने होता है औषधियों का देवता, इन 4 देवताओं की कस्में खाईं और बोले कि आज के बाद हम कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब और आप देखेंगे कि यही जो 4 देवता हैं हमारे वैदिक साहित्य में यानी वेदों में देखने को भी मिलते हैं। अतः ये बात हमें जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रामाणिकता के आधार पे ये बात जो है सत्यापित होती है। ये बात हमें बताती है कि जो है कि ये आर्य जो थे ये हमारे कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। ऐसे ही ईरान का जो एक कस्सी अभिलेख है, वो भी इस बात के स्पष्ट प्रमाण देता है कि आर्य जो थे ये ईरान से होकर के भारत देश में आए थे। हालांकि मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, मैंने अभी आपको संक्षेप में बताया है। फिर ऐसे ही पामीर का पठार है। पामीर के पठार से कीथ और एडवर्ड नामक जो इतिहासकार है ये बताते हैं कि यहाँ से आए थे। तिब्बत के पठार से दयानंद सरस्वती और पर्जिटर महोदय जो है ये प्रमुखता देते हैं कि तिब्बत के पठार से आर्य आए थे। जबकि मुल्तान नदी का देविका प्रदेश जो है, मुल्तान कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में स्थित है। तो डी.एस. त्रिवेदी जी बताते हैं कि ये अफ़गानिस्तान से हमारे भारत में आए थे। फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी बताते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से जो है आकर के इन्होंने एक नई सभ्यता को जन्म दिया, जिसे हम वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल के रूप में जानते हैं।
तो साथियों, आज मैंने आपको जो है वैदिक काल की जो है बिल्कुल स्टार्टिंग की रूपरेखा आपको पढ़ाई। इसके बाद अगले हम जो हमारा नई क्लास आएगी, उस क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि इसके क्या-क्या पुरातात्विक साक्ष्य थे, इसके क्या-क्या साहित्यिक साक्ष्य थे, इसमें कौन-कौन से इसके जो है वेद रहे, कौन-कौन से इसके जो है उपनिषद थे, इन सब पे मैं विस्तृत चर्चा अपनी अगली आने वाली क्लास में करूँगा। तो साथियों, कैसे लगी आप लोगों को मेरी क्लास? इस क्लास के बारे में आप सब लोग अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर दिया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में।